जी बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं विच इज़ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। इट इज़ IAS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 और इसका नाम है जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी क्या है, प्लांट क्या है और इक्विपमेंट क्या है, तीनों लफ्ज़ अगर आप समझें तो फिर आपको इस चैप्टर की अच्छी तरह से समझ आएगी। ठीक है जी। प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? ऐसे तमाम असासाजात जो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकें, जिसकी ओनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सके, लाइक लैंड है, बिल्डिंग है, कार है, इनकी ओनरशिप आपके नाम पे लीगली ट्रांसफ़र होती है। प्लांट ऐसे असासाजात, मशीनरी, ऐसे असासाजात जिसको मशीनरी कहते हैं, जिसको प्लांट कहते हैं, जिससे प्रोडक्शन की जाती है, उसकी बात की जा रही है। इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे औजार होते हैं या ऐसी अशिया होती हैं जो लंबे अरसे के लिए आपके इस्तेमाल में आते हैं। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके लिए इक्विपमेंट क्या होगा? उसका लैपटॉप इक्विपमेंट है उसका। एक तनखान है, कारपेंटर है, उसके लिए उसके इक्विपमेंट क्या होंगे? जो उसका सा है जिसको आड़ी कहते हैं, उसका हैमर है जिसको हथौड़ी कहते हैं, ये उसके क्या है? इक्विपमेंट्स हैं। अब एक ही इक्विपमेंट कई कई सालों तक इस्तेमाल होता रहता है। फर्नीचर भी इक्विपमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है जी, दरवाजे, खिड़कियाँ, ये भी इक्विपमेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ये बेसिकली ऐसे असासाजात हैं जिनका इस्तेमाल कई सालों तक बिजनेस करता रहेगा। ठीक है जी। दूसरा इसके बारे में लिखा हुआ है, देखिए, दीज आर टेंजिबल एसेट्स। कौन से हैं जी? टेंजिबल एसेट्स हैं ये, जिनको छुआ जा सके, जिनको पकड़ा जा सके, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, AC है, दरवाजे हैं, कुर्सियां हैं, टेबल है, मशीन है, गाड़ी है। इन सारे सासाजात को फिजिकली छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है। दीज आर टेंजिबल एसेट्स। तो ऐसे एसेट्स को कहा जाता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी अकाउंटिंग क्या है, ये हमने सीखना है। कहते हैं जी, आर हेल्ड फॉर यूज, ऐसे सासाजात जो आपने इस्तेमाल के लिए रखे हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान की बात करें तो उनके पास एयर कंडीशंस पड़े होते हैं, उनके पास वॉशिंग मशीन्स पड़ी होती हैं, उनके पास कंप्यूटर इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं, LEDs पड़ी होती हैं, लेकिन उन्होंने उनको बेचने के लिए रखा हुआ है, इस्तेमाल के लिए नहीं रखा हुआ। बेचने के लिए रखा हुआ है तो वो सारे जितने भी इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं वो सारी क्या है? गुड्स हैं, एसेट नहीं है। अनसोल्ड गुड्स एसेट बन जाती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के एम्बर्ड में नहीं आएगा। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के एम्बर्ड में क्या आना है? ऐसे सासाजात जो आपने इस्तेमाल करने के लिए रखे हो। अगर उस इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप ने एक AC वहाँ पे एयर कंडीशनिंग के लिए लगा रखा है, एक हीटर हीटिंग के लिए लगा रखा है, हाँ, ये जो इस्तेमाल में आ रहे हैं ये एसेट्स इस डेफिनेशन में कवर होंगे, इस स्टैंडर्ड में कवर होंगे। लिखा हुआ है टेंजिबल एसेट्स हेल्ड फॉर यूज। अगर बेचने के लिए रखे हुए हैं तो वो IS2 में चला जाएगा, अगर इस्तेमाल के लिए रखे हुए हैं तो वो IS 16 में आ जाएगा। ठीक है जी। आर फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब जो चीज़ें प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल में है, यानी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन में जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पे जो AC लगे हुए हैं, वहाँ पे जो गाड़ियाँ इस्तेमाल में हैं, वो सारी क्या आ जाएंगे? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए जो सासाजात आपने इस्तेमाल में रखे हुए हैं, लोडर्स रखे हैं आपने रैक्स बना के रखे हुए हैं, आपने फर्नीचर रखा हुआ है कस्टमर्स के बैठने के लिए। इसके बाद लिखा हुआ सर्विसेज। सर्विसेज में हम टीचिंग इंस्टीट्यूट ही ले लेते हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उन्होंने फर्नीचर रखा होता है आपको बिठाने के लिए, एयर कंडीशंस लगाए होते हैं, लाइटिंग लगाई होती है, प्रोजेक्टर्स लगाए होते हैं, व्हाइट बोर्ड लगाए होते हैं, डोर्स लगाए होते हैं, आपके खेलने के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रखे होते हैं। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो भी फर्नीचर या ACs इस्तेमाल हो रहे हैं, इस्तेमाल है, हेल्ड फॉर यूज, नंबर 1 इन द प्रोडक्शन। दूसरी बात सप्लाई ऑफ गुड्स यानी ट्रेडिंग की बात करता है। तीसरी बात सर्विसेज की बात करता है, उसमें भी तो इस्तेमाल में आ सकते हैं ये सासाजात। या तो आपने यूज के लिए रखे हुए हैं, और फॉर रेंटल टू अदर्स, या आपने किराए पे देने के लिए रखे हुए हैं। जैसे रेंट ए कार, गाड़ियां किराए पे दी जाती हैं।
फर्नीचर किराए पे दिया जाता है। जब आपकी शादियां होती हैं, शादियों पे जो कैटरिंग वाले आते हैं वो सारा फर्नीचर आपको किराए पे देते हैं। तो दो चीजें हो गई, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट क्या है, एसेट्स जो आपने इस्तेमाल के लिए रखे हो या रेंट पे देने के लिए रखे हो। इस्तेमाल किन चीजों के लिए, प्रोडक्शन, इस्तेमाल सप्लाई ऑफ गुड्स, इस्तेमाल टू प्रोवाइड सर्विसेज, और इनके अलावा अगर आपने उनको रेंट पे देने के लिए रखा हुआ तब भी ये प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट का हिस्सा है। और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस यानी आपका हेड ऑफिस है, उसमें जो चीज़ें लगी हुई हैं, आपका एचआर का जो ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें हैं ना, आपके जो गार्ड्स के रूम का फर्नीचर है उसकी बात की जा रही है, तो ये सारे क्या हैं, एसेट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट इसको कहेंगे। उसके बाद कहता है दूसरी बात, पहली बात अगर मैं कहूँ कि असासा जात जो इस्तेमाल में है, चाहे आपका प्रोडक्शन का बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, सर्विस का बिजनेस है, या चीज़ें रेंट पे देने का बिजनेस है, जैसे बड़े बड़े जो कंटेनर्स हैं वो आपको रेंट पे मिल जाते हैं, तो वो भी उनके लिए असासे हैं। उसके बाद है जी, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड। अब उन एसेट से जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो एक से ज़्यादा अरसे के लिए, एक से ज़्यादा पीरियड के लिए इस्तेमाल होंगे। एक से ज़्यादा पीरियड के लिए इस्तेमाल होने का मतलब क्या है जी, यानी कई सालों तक यूज़ होते रहेंगे, कई महीनों तक यूज़ होते रहेंगे। तो कई सालों तक, कई महीनों तक यूज़ होने का मतलब क्या है, फॉर मोर देन वन पीरियड, आमतौर पर एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए। तो ये थी जी प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की डेफिनेशन। तो तीन हिस्से अगर इसमें से मैं निकालूं, मैं ग्रीन कह रहा हूँ, अगर आपसे पूछे प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट क्या है, आपने बताना जी टेंजिबल एसेट्स हैं, हेल्ड फॉर यूज या फॉर रेंटल्स, या इस्तेमाल के लिए रखे हुए हैं या रेंटल के लिए रखे हुए हैं। और उसके बाद क्या है, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है यूज होंगे मोर देन वन पीरियड के लिए, यानी ये पूरी लाइन ही मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो हमारे लिए प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट क्या है, ऐसे एसेट्स जो इस्तेमाल के लिए रखे हुए हैं या रेंट पे देने के लिए रखे हुए हैं और जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बेनिफिट्स हम ड्रॉ करेंगे मोर देन वन पीरियड। ठीक है जी, तो ये डेफिनेशन की क्लैरिटी आ गई। नीचे अंडरस्टैंडिंग में लिखा हुआ जी, प्रॉपर्टी मींस एसेट्स हैविंग ओनरशिप, लीगल रिक्वायरमेंट है जी। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, कार, शिप, ट्रेन, एयरप्लेन आर एसेट रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। उसके बाद लिखा हुआ जी, प्लांट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स। फिर इक्विपमेंट को भी एलैबोरेट, ये डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है, ये एलैबोरेशंस हैं। इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, ऑल नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स अदर देन प्रॉपर्टी एंड प्लांट। प्रॉपर्टी एंड प्लांट के बाद जितने भी एसेट्स हैं वो सारे क्या हैं, इक्विपमेंट्स में आएंगे, जिसमें फर्नीचर आ जाता है, फिक्सचर्स आ जाते हैं, कंप्यूटर्स, टूल्स। बेटा जो लेस देन वन पीरियड के लिए होंगे वो एक्सपेंस हो जाएंगे, जैसे स्टेशनरी है, पेन, पेंसिल, कॉपी, रबर, कैलकुलेटर, इसको हम एक्सपेंस कर देते हैं। तो अगर एक साल से कम अरसे की उसकी लाइफ है तो वो हमारे पास एसेट नहीं है, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है, वो एक्सपेंस आउट हो जाता है जी। प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की डेफिनेशन से आगे चलते हैं। अब हमने इस चैप्टर में सीखना है, इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। इस चैप्टर की प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, ये जो नॉन करंट एसेट्स हैं, इसकी एग्जाम इंपॉर्टेंस देखते हैं। जिस बच्चे का ये चैप्टर अच्छा तैयार है वो पेपर में बड़ी आसानी से पास हो सकता है। जो ये कहे कि मैं इस चैप्टर के बगैर पेपर को पास कर लूँगा, मेरे ख्याल में बेटा ये नियर टू इम्पॉसिबल है। उसकी वजह आपको बताता हूँ। इस चैप्टर के ऊपर आपको सेपरेट क्वेश्चन आता, 8 से 15 नंबर के दरमियान में एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चैप्टर आपका फाइनल अकाउंट्स के साथ पूछा जाता है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। वहां पे क्या पूछा जाएगा, इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज पूछी जाती हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज, साल के आखिर पे जो एडजस्टिंग एंट्रीज है वो आमतौर पे पूछी जाती हैं। उसके बाद ये चैप्टर विद यूज होता है जी अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा करंट एसेट्स वो होते हैं जीएस जो अनयूज रह गए साल के एंड में और एक्सपेक्टेड है कि अगले 12 महीने से पहले पहले उनके बेनिफिट एक्सपायर हो जाएंगे, तो यस डेफिनेटली वो करंट एसेट्स होंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ आता है जी ये सवाल। कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल ऐसा नहीं होता जिसमें वो IAS 16 ना पूछे आपसे, उसने डेप्रिसिएशन एसेट्स की एडजस्टमेंट्स पूछनी होती है। फिर ये आता है जी विद रेक्टिफिकेशन।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के साथ आता है ये सवाल। फिर आता है ये जी एमसीक्यूज में आता है। फिर ये आता है डेफिनेशंस में भी आ जाता है। वैसे जब हम इस चैप्टर की वेटेज देखते हैं तो एग्जामिनर कहता है जी 25 से 20 से 25 नंबर हैं, 20 से 35 नंबर हैं, जिसमें IAS 2 एंड IAS 16 है। ठीक है जी, इतने मार्क्स इन दो स्टैंडर्ड्स को देता है वो आपके पेपर में। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इन सारे एरियाज को कवर करके मेरे मुताबिक ये पेपर में सिर्फ एक ही चैप्टर IAS 16 25 से 35 नंबर तक का पोर्शन होता। पूरे पेपर का ये इतने परसेंट का हिस्सा है। अगर आप चैप्टर छोड़ के चले जाएं तो समझ लें कि अगर 35 नंबर छोड़ दिए आपने तो 65 नंबर में से पास होना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो पेपर पास करने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये किसी भी अकाउंटिंग के पेपर का कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हिस्सा ना हो, हर अकाउंटिंग के पेपर का ये चैप्टर हिस्सा रहता है। तो इसको समझना सीखना अच्छी बात है पास करने के लिए भी और आगे रियल लाइफ में इसकी अकाउंटिंग करनी है उसके लिए भी। अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सीखना है, ये देखते हैं जी। हमने सबसे पहले जब इस चैप्टर का स्कोप देखें, जो हमने सीखना है इसमें हमारे सिलेबस में जो है वो है हमें इस चैप्टर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ एसेट, जो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट के एसेट्स हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करना हमने सीखनी है। अब दो तरह के एसेट होते हैं, एक होते हैं जी परचेज्ड एसेट, अब परचेज में भी या तो लोकली परचेज किए होंगे और इम्पोर्टेड होंगे, दोनों के सवाल इसमें आते हैं। परचेज के बाद कुछ एसेट्स ऐसे तो खुद बनाए, जैसे बिल्डिंग खुद बना रही है, टोयोटा वालों ने गाड़ी अपने एम्प्लॉय को देनी है लेकिन गाड़ी खुद बना ली है। तो मैन्युफैक्चर्ड एसेट भी होते हैं या प्रोड्यूस्ड एसेट भी होते हैं। तो इन दोनों की कॉस्ट को कैलकुलेट करना ये हमारे लिए चैलेंज है, ये पेपर का पोर्शन बनता। फिर कॉस्ट के साथ साथ वो हमें एक्सपेंडिचर्स के बारे में पूछता है। एक्सपेंडिचर्स, एक खर्चा किया है, बताएं जी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा किया, पैसा लगाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एसेट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इट विल बिकम एक्सपेंस। अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने ये सीखा है, जब वो हमें कुछ खर्चे देगा, ट्रांजैक्शंस देता है, बताएं इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन से हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से हैं, तो इसके ऊपर हमने सीखना है। इसके बाद वो हमसे कैलकुलेशन कराता है जी डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है अभी इसको डिटेल में देखते हैं। जिसके दो मेथड्स हैं, एक है जी स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग। बैलेंस मेथड। तो हमारा एग्जामिनर यहाँ पे तो हमें लाजमी टेस्ट करता है, ये पहले वाले दो सवाल दे ना दे, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन दिस इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर पेपर, स्टार कर लें इसको, ये पेपर में लाजमी आना है, इसके बगैर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर कंप्लीट ही नहीं होता। तो इसकी कैलकुलेशन हमें सीखनी है। जब हम ये तीन एरियाज में अपने आप को स्ट्रेंथन कर लेंगे तो फिर हमसे वो अकाउंटिंग चेक करता है इसकी, कि आपने स्टैंडर्ड्स में ये सब आपने पढ़ लिया। अब अकाउंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। अब इसमें अकाउंटिंग का मतलब क्या है, जर्नल एंट्रीज यानी डबल एंट्री। डबल एंट्रीज में वो हमसे क्या चेक करता है, वो कुछ ट्रांजैक्शंस है, जैसे परचेज ऑफ एसेट की ट्रांजैक्शन है, परचेज और प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एसेट,
जब आप एसेट खरीदेंगे तो उसकी काउंटिंग क्या होनी चाहिए। फिर जब उसकी वैल्यू में कमी आएंगी यानी डेप्रिसिएशन की एंट्री, चार्जिंग डेप्रिसिएशन, चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री वो हमसे करवाता। फिर डेप्रिसिएशन के बाद एडिशन ऑफ एसेट, एक नया एसेट खरीदा, एडिशन ऑफ एसेट्स, इसकी अकाउंटिंग सीखनी है हमने। जब नया एसेट खरीदा जाएगा तो क्या होगा, और एंड पे अकाउंटिंग हमें सिखाता है जी डिस्पोजल, जिसको सेल भी कहते हैं, सेल भी कह सकते हैं, सेल ऑफ एसेट। चलिए मैं डिस्पोजल ही लिखता हूँ। डिस्पोजल का मतलब है कारोबार में से निकालना, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। अब इसमें भी 2-3 सिनेरियोज बनते हैं जिसकी वो काउंटिंग हमसे करवाना चाहता है। पहला सिनेरियो इसमें बनता है जी बाय सेल, सेल करके आपने एसेट को कारोबार में से निकाल दिया, गाड़ी बेच दी है, नंबर 1। नंबर 2 एक्सचेंज थ्रू एक्सचेंज, एक्सचेंज दो लोग हैं, उनके पास एसेट्स हैं, उन्होंने आपस में एसेट्स को एक्सचेंज कर लिया, तो इसकी अकाउंटिंग हमारा एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमें आनी चाहिए। एक्सचेंज के बाद है जी फायर, बाय फायर, आग लग गई है, बाय फायर, और थेफ्ट, फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, नुकसान हो गया, और उसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड जो मामलात हैं वो उसकी अकाउंटिंग हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमें आनी चाहिए। तो ये डिस्पोजल से रिलेटेड ये 3 या 4 तरह की अकाउंटिंग्स हैं जो वो हमसे सीखता है। और इसके बाद वो हमसे सीखता है, हमें कहता है जी बताइए क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं। क्लोजिंग एंट्रीज यानी साल के एंड पे आपने क्लोजिंग एंट्रीज करनी हो तो कैसे, जैसे हमने इन्वेंट्रीज में क्लोजिंग एंट्रीज की, उसके बारे में वो हमें स्ट्रेंथन करता है। तो अकाउंटिंग में वो बेसिकली फिर 3 तरह की आपसे ट्रांजैक्शंस करवा रहा होता है और आपसे चेक कर रहा था कि आपको इसके बारे में नॉलेज है कि नहीं। नंबर 1 वो आपसे जर्नल एंट्रीज कराता है, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, ड्यूरिंग द ईयर के जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो करवाता है आपसे, ड्यूरिंग द ईयर। ये ट्रांजैक्शंस वो आपको सिखाता है या आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको आनी चाहिए। फिर इसमें ईयर एंड एडजस्टमेंट्स, साल के एंड की जो एडजस्टमेंट्स होती हैं ये भी डबल एंट्री है, ये आपसे सीखता है, आपसे आपको एक्सपेक्ट करता है कि आपको आनी चाहिए। जिस तरह हमने IS2 पढ़ा, उसमें साल के एंड की एडजस्टमेंट्स क्या है, फिजिकल स्टॉक काउंट हुआ तो कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, या NRV की कैलकुलेशन है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करें, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करें। बिल्कुल इसी तरह से IS2 में, IS16 में भी साल के आखिर में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं वो आपसे कैलकुलेट कराना चाहता है और आपसे उसकी अकाउंटिंग एक्सपेक्ट करता है। फिर मैंने अभी जैसे ये बात की क्लोजिंग एंट्रीज, इसमें लिख देता हूँ ईयर एंड क्लोजिंग एंट्रीज। ईयर एंड क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब क्या है, साल के एंड पे जब एक्सपेंसेस के लेजर्स या इनकम्स के लेजर्स को स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ट्रांसफर करना, उसकी काउंटिंग क्या है, ये वो आपसे एक्सपेक्ट करता है। इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और लास्ट वन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफाइड एंट्रीज। रेक्टिफाइड एंट्रीज क्या है, एरर्स अगर ड्यूरिंग द ईयर हो गया तो उसको आप ठीक कैसे करना है, करेक्ट कैसे करना है, ये वाली एंट्रीज। ये 4 तरह की काउंटिंग है जो आपसे पूछता है। जर्नल एंट्रीज जो कि आसान है, ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शन कोई मुश्किल नहीं है। साल के एंड की एडजस्टमेंट हाँ कुछ टेक्निकल है, इसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए स्टैंडर्ड का, आप उस नॉलेज के मुताबिक साल के एंड के एडजस्टमेंट्स करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हमने NRV की एडजस्टमेंट्स की थी IS2 में। उसके बाद ईयर एंड क्लोजिंग एंट्रीज हैं, यस ये भी स्पेसिफिक नॉलेज हमें आना चाहिए। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियां ठीक कराएगा, ये हमसे वो अकाउंटिंग एक्सपेक्ट करता है इस चैप्टर में। इसके बाद 5वें नंबर पे है लेजर्स, वो हमसे लेजर्स बनवाता है, बिल्कुल वैसे जैसे उसने इन्वेंट्री के लेजर्स बनाए। लेजर्स बेसिकली क्या अकाउंटिंग की पोस्टिंग ही है ना, वो हमसे लेजर्स बनवाता है।
दो तरह के लेजर्स बनवाता है। एक में कहता है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मेंटेन्ड, इस तरह के लेजर, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नॉट मेंटेन्ड। दो तरह के लेजर्स हैं, वो हमसे वो बनवाता है। इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे, डोंट वरी। इसके बाद हमने इस पे देखना है जी, इस चैप्टर का जब ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा तो ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से लेजर्स नए आएंगे अब हमारे पास। जिस तरह इन्वेंट्री में कुछ नए लेजर्स आए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से रिलेटेड, इसी तरह जब डेप्रिसिएशन का चैप्टर, ये वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, कुछ नए लेजर्स आएंगे हमारे ट्रायल बैलेंस में, हमने उनके बारे में स्टडी करना है। जब हमने IS2 पढ़ा तो नए लेजर्स कौन से आए हमारे ट्रायल बैलेंस में। एक आया हमारे पास जी बैड डेट्स का लेजर, दूसरा आया प्रोविजन फॉर बैड डेट, फिर आया डिस्काउंट अलाउड एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। ये चार नए लेजर्स आ गए। इसी तरह जब हम IS16 पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ नए लेजर्स हमारे ट्रायल बैलेंस में आ जाएंगे, हमने उनके बारे में सीखना है, ठीक है जी। और उसके बाद 7वें नंबर पे हम सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। ठीक है जी। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ें उसकी इम्प्लीकेशन करने के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें एज पर स्टैंडर्ड्स, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अकाउंटिंग कर सकें। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है। बेटा ये सारा है इसका अकाउंटिंग का नॉलेज जो हमने इस चैप्टर में लेना है। ये मैंने समरी बयान किया, मैं 2-3 दफ़ा क्लास में ड्यूरिंग द क्लासेस आपके साथ शेयर करता रहूँगा ताकि हमें पता हो कि हम इस चैप्टर में से क्या लेके जा रहे हैं ज़िंदगी में अपने साथ। यानी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं। अकाउंटेंट की ज़िंदगी में IS16 की क्या इंपॉर्टेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन एसेट्स की, इन IS16 की एसेट्स की अकाउंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। आपने देखा पाकिस्तान में पूरा एक पनामा केस चला। पनामा केस क्या था, असासे बताएं आपके पहले। पनामा केस से पहले एक पूरी कैंपेन चली कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपने असासे जाहिर करें। वो असासे क्या हैं, वो ये हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अपने असासे जाहिर करें। फिर उन असासों की वैल्यूएशन का सवाल आया कि अब ये असासे क्या वैलिड है या नहीं, इसके ज़राए आमदन क्या है। तो आपके एसेट्स की जो वैल्यू है वो आपके ज़राए से रिकनसाइल होने चाहिए कि असासे ख़रीदे कहाँ से, इसके सोर्सेज बताइए। तो इसके ऊपर पूरा एक पनामा का केस भी चला कि ये नजायज़ असासा जाता है, तो ये डिस्क्लोज नहीं है। डिस्क्लोज का मतलब ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई नहीं गए, अपनी वेल्थ में दिखाई नहीं गए। तो हमने अब इसको वेल्थ में दिखाना है और इस तरह से दिखाना है कि ये ओवर स्टेट ना हो। इसमें अगेन हम वही दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे सारी अकाउंटिंग करते हुए। ये जो अकाउंटिंग के जितने भी कवानीन हैं ये क्यों बनाए गए हैं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। दो अकाउंटिंग के कवानीन है जिसके मुताबिक हम ये पढ़ेंगे, यानी IS16 की जो रूह है वो क्या है। एक है जी प्रूडेंस। हमने प्रूडेंस के बारे में पढ़ा कि हमारे एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा ना लिखी जाए, कम लिखी जाए तो कोई बात नहीं है, बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हमने प्रूडेंस को अप्लाई करना है IS16 में। दूसरा है मैचिंग। अब यहाँ पे मैचिंग का प्रिंसिपल क्या है, चलें जब हमने बैड डेट्स पढ़े उसमें क्या था, जब उधार की सेल्स होंगी, उधार की सेल्स से रिलेटेड जो बैड डेट्स हैं वो एक्सपेंस में आ जाने चाहिए। जिस साल की सेल्स है उसी साल के एक्सपेंस उससे मैच हो जाएंगे। IS16 में जब प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं तब मैचिंग कैसे होगी। देखें इस साल जो सेल्स हुई हैं उन सेल्स से रिलेटेड जो हमारे असासा जात हैं एसेट्स, उनकी वैल्यू में भी तो कमी आई ना। क्या मतलब बोला, हमने प्रोडक्शन किया, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर बनाते हैं, जिस मशीन से बनाते हैं वो मशीन की वैल्यू भी तो कम होगी ना। तो इस साल जितनी प्रोडक्शन की उससे रिलेटेड उस मशीन की वैल्यू जो कम हुई है वो भी तो खर्चा है ना, उस खर्चे को रिकॉर्ड करना हमने सीखना है। तो मैचिंग तो तभी होगी, आप बच्चों ने किसी इंस्टीट्यूट में आके क्लासेस पढ़ी या ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो उस इंस्टीट्यूट में जब आपने फिजिकल क्लासेस पढ़ी तो जो फर्नीचर इस्तेमाल किया उसकी वैल्यू में कमी आई टूट फूट की वजह से, जो एयर कंडीशंस इस्तेमाल किए गए, जो प्रोजेक्टर इस्तेमाल किए गए, उनकी वैल्यू में कमी आई, उनके बगैर आपकी क्लासेस नहीं हो सकती थी। अब आपने फीसें अदा की जिसके अंदर उन सारे अखराजात की कीमतें शामिल हैं। तो आपसे फीस ली गई लेकिन आपको सर्विस देने की वजह से हमारे असासाजात की वैल्यू में जो कमी आई उसको भी एक्सपेंस करना है ताकि सही प्रॉफिट आ सके।
तो मैचिंग का प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होगा सही प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ये जो ऑनलाइन क्लासेस आपको डिलीवर की जा रही हैं, इसमें जो लैपटॉप यूज़ हो रहे हैं, जो कैमराज यूज़ हो रहे हैं, जो लाइट्स यूज़ हो रही हैं, जो माइक यूज़ हो रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं एडिटिंग करने के लिए, अब ये सारे इक्विपमेंट्स की वैल्यू में ओवर द टाइम कमी होती रहेगी। तो आपसे जो फीसेस मिलेंगी, जो रेवेन्यू मिलेगा, और इन वैल्यूज़ की, इन एसेट्स की वैल्यूज़ में जो कमी आई है, ये रेवेन्यू से मैच होना चाहिए, तभी तो सही प्रॉफिट आएगा। तो ये मैचिंग का प्रिंसिपल भी हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये प्रूडेंस और मैचिंग आपकी जान नहीं छोड़ने वाला, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रूल में यही नजर आएगा आपको। ठीक है जी, तो मैंने ये समरी बयान की, हम इसको इंशाल्लाह 2-3 दफ़ा दोबारा समराइज करेंगे क्लासेस में, ताकि हमारे ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन रहे, हमें पता होगा इस चैप्टर में से क्या लेके जा रहे हैं। और इस चैप्टर का एक हिस्सा हम यहाँ पे पढ़े, इसमें एक दूसरा हिस्सा भी है वैल्यूएशन का, वो अभी हम नहीं पढ़े, वो FR1 में जाके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।